Hello guys, welcome to my channel Chemopedia and my name is अनिरुद्ध दास। तो ये जो केमोपीडिया चैनल मैं आज से शुरू करने वाला हूँ, तो इसका एक ही मकसद है कि पूरा का पूरा जो IIT JEE और नीट का केमिस्ट्री का पार्ट है, जो 11 और 12 के सिलेबस के ऊपर बेस्ड है और अदर एग्जामिनेशन के लिए भी है, तो हम उस पूरे केमिस्ट्री के पार्ट को हम कवर करेंगे इस चैनल में आने वाले दिनों में। और ये मेरा आज से वादा है कि पूरा का पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस मैं फ्री में पढ़ाऊँगा यूट्यूब पे। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा कंटेंट फ्री में मिलेगा, ठीक है, IIT JEE नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। थैंक यू, कीप हसलिंग, कीप स्टडिंग। ओके, तो आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है क्लास 12 का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट। ओके, क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, इधर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं IIT में, JEE में, IIT JEE में और नीट में और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी, CUET PG, CUET PG नहीं, PG तो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट में भी आता है जो केमिस्ट्री लेगा उसका। तो कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस बारे में है वो चैप्टर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, जो पहला जो है ना कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, ठीक है। नंबर 1, अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर। जो हम जब छोटे थे एकदम क्लास 5-6 में, तब हमने जो पढ़ा था कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, और जब बड़े हुए तो और एक था प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा के बारे में तो कुछ भी नहीं है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में थोड़ा जो बेसिक पार्ट्स है पहले वो थोड़ा हम रिवाइज कर लेंगे। फिर हम पढ़ने वाले हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है। जो चैप्टर का नाम ही है सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट, ये जो मार्कर है ये भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो हेडफोन है ये भी सॉलिड है। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड स्टेट। नंबर 3 में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, कितने तरह के सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन पकड़ लो, एमरफस पकड़ लो, ठीक है, और क्रिस्टलाइन के अंदर भी थोड़े बहुत डिविजन्स है, वो सब हम पढ़ेंगे। अगले पढ़ेंगे हम यूनिट सेल्स एंड लैटिस। उसका मतलब क्या है, यूनिट सेल्स एंड लैटिस का मतलब क्या है कि कैसे, हाउ एटम्स आर अरेंज्ड इन अ सॉलिड। ये जो सॉलिड है ना, इसमें एटम्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, क्योंकि क्लास 10 में एक चैप्टर था, क्लास 10 का एक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें था कि कार्बन से ही ग्रेफाइट भी बनता है, कार्बन से डायमंड भी बनता है, पर दोनों पूरे अलग है, वैसा जस्ट एटम्स के प्लेसमेंट के ऊपर, एटम्स के अरेंजमेंट के ऊपर पूरा का पूरा सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाता है। तो हम वो पढ़ेंगे कि कैसे एटम्स आर अरेंज्ड इन अ सॉलिड, हाउ एटम्स आर अरेंज्ड इन अ सॉलिड, और एंड सम अदर कंसेप्ट्स, ठीक है। ये हम इस पूरे चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सो स्टेट्स ऑफ मैटर में हमको पहले से पता है कि सॉलिड एक स्टेट है, लिक्विड एक स्टेट है, गैस एक स्टेट है, ठीक है। तो कुछ भी है, ये तो मैटर्स ही है ना। मैटर्स किस चीज़ से बने हुए होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो इन तीनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हम 2 फैक्टर से बता सकते हैं। कैसे, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से और एक मॉलिक्यूलर डिस्टेंस से। पकड़ लो सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड है, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ये मॉलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा कम्पैक्टली, बहुत ही एकदम सामने है, एकदम बहुत ही ज़्यादा कम्पैक्ट वे में बाइंडेड है, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस है, 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बाइंडेड है कि ये सॉलिड बन गया है, ठीक है। तो सॉलिड का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग। लिक्विड में थोड़ा वीक होगा, सॉलिड से वीक होगा,
पर गैस से थोड़ा स्ट्रांग होगा। तो एक इंटरमीडिएट पोजीशन में है, ठीक है, एक इंटरमीडिएट पोजीशन में है। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंडेड होते हैं, लिक्विड में थोड़ा मॉलिक्यूल बाइंडेड तो होते ही है पर थोड़ा सा कम फोर्स होता है उनके बीच में। तो ये हम लिखेंगे इंटरमीडिएट। क्या लिखेंगे? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, ओके। इंटरमीडिएट वो जो गैस है, ठीक है, गैस में जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर दूर। ये पकड़ लो गैस के मॉलिक्यूल है, ये सॉलिड में होगा, ये लिक्विड में होगा और ये गैस में होगा। गैस में मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो क्या होता है, उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, वीक, ओके। अब आते हैं मॉलिक्यूलर डिस्टेंस में। बता ही दिया मैंने, गैस में एकदम कॉम्पैक्टली बाइंडेड होता है तो सबसे कम डिस्टेंस, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस सॉलिड में ही होगा। तो ये क्या होता है? शॉर्ट। ये हम क्या लिख सकते हैं? शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट मॉलिक्यूलर डिस्टेंस सॉलिड में शॉर्ट होता है। और अगर हम लिक्विड में आ जाए तो लिक्विड में थोड़ा बहुत दूर होते हैं, एकदम भी आसपास नहीं, एकदम भी दूर नहीं, थोड़ा सा दूर में, ठीक है। तो ये इसको हम फिर से लिखेंगे इंटरमीडिएट। इसको हम फिर से लिखेंगे इंटरमीडिएट, ठीक है, अच्छे से समझ लो। और गैस जो होता है वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो उन गैस के मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा होगा। तो वो हम क्या लिख सकते हैं? लॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। लॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो यही था स्टेट्स ऑफ मैटर। पॉज करके कॉपी में लिख लेना। ओके, तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। सॉलिड का जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। पहला पॉइंट जो है, दे हैव मास, वॉल्यूम एंड शेप। अब कोई भी सॉलिड पकड़ लो, तुम जो पेन से लिख रहे हो ना, उसका एक डेफिनेट मास होगा। पकड़ लो ये मार्कर का, ये डेफिनेट एक मास है, ठीक है। इसका एक वॉल्यूम है, सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकलना आता है सबको। और क्या है? शेप, शेप भी है, एक सिलेंड्रिकल शेप है। एक वॉल्यूम होगा, एक डेफिनेट मास होगा और एक शेप होगा। ये सॉलिड का पहला और सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स यही है। अगर साइंस को जानना है, साइंस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है ना, बहुत अच्छे तरीके से, तो सबसे एकदम बेसिक से शुरू करो, थोड़े थोड़े ऊपर तक, ठीक है। आज अगर मैं ये सब बेसिक ना पढ़ा के तुमको लैटिस यूनिट सेल निकालना सिखा दूँ, कोई मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो एकदम बेसिक से हम चलेंगे। तो दे हैव मास, वॉल्यूम एंड शेप, ठीक है। एकदम एक मास होगा, वॉल्यूम होगा और शेप होगा। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज शॉर्ट। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होता है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, अगर सॉलिड होगा तो एकदम डिस्टेंस शॉर्ट होगा, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगा। और तीसरे पॉइंट पे आते आते देखते हैं हम क्यों कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, तभी तो शॉर्ट डिस्टेंस है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो दो मॉलिक्यूल एकदम आमने सामने बाइंडेड ही नहीं होते, बहुत दूर दूर होते गैस की तरह। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा आसपास है, एकदम बाइंडेड है, कॉम्पैक्टली बाइंडेड है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। चौथे पॉइंट पे आते हैं, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन। देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन। अब इसके बारे में तुम थोड़ा जान लेते हैं कि ये जो सॉलिड है ये तो कोई पार्टिकल से बना हुआ है। पकड़ लो ये प्लास्टिक का है ना, तो प्लास्टिक का एक मॉलिक्यूल से बना होगा, वही इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है।
प्लास्टिक का जो मॉलिक्यूल होगा, अगर प्लास्टिक का मॉलिक्यूल का क्या लिखा है, देयर कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव फिक्स पोजीशन, एकदम फिक्स पोजीशन में होते हैं, इधर उधर नहीं घूमते हैं। गैस का, लिक्विड का जो मॉलिक्यूल होता है वो इधर उधर घूमते रहते हैं, क्योंकि उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो बहुत ज्यादा कम है। पर सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो उनको उनके पोजीशन से हिलने नहीं देते। ठीक है, हिलने नहीं देते, एकदम एकदम फिक्स पोजीशन है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। अब इधर एक थोड़ा ट्विस्ट आता है, अगर कोई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि जो मॉलिक्यूल है एक सॉलिड में, वो उसके पोजीशन में बैठ के ऑसिलेट करता है, एकदम भी फिक्स नहीं रहता, थोड़ा ऑसिलेट करता है। ठीक है, ऑसिलेट करता है। इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर ठीक है, मैंने बता दिया फॉर नॉलेज, ये आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा बहुत ऑसिलेट करता है। जो फिफ्थ पॉइंट है, दे आर इनकॉम्प्रेसिबल एंड रिजिड। इनकॉम्प्रेसिबल है, गैस को हम एक पिस्टन, एक चेंबर में रख के पिस्टन से कॉम्प्रेस कर सकते हैं, पर सॉलिड को हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते प्रेशर देके। ये सॉलिड है, रिजिड है, इनकॉम्प्रेसिबल है एंड रिजिड भी है। तो यही था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। ओके, तो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सॉलिड। मुझे पता है कि पहला एक दो जो लेक्चर होगा वो थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल और थ्योरी बेस्ड होगा। ठीक है, इतना ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं आएगा, पर अगले जो लेक्चर होंगे 3, 4, 5 वो जो सब, उसमें बहुत सारा मैथमेटिक्स आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा बोर्ड्स के लिए है। ठीक है, बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सॉलिड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक जनरल क्वेश्चन आता है बोर्ड्स के, कि डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। ये जो 6 पॉइंट्स है, अगर आप लिख दी तो पूरे मार्क्स। इस पॉइंट के नाम पे जो मार्क्स आएगा ना, वो कोई नहीं दे सकता। जस्ट 6 पॉइंट्स, पूरे मार्क्स आपके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। डिफरेंस कैसे होगा? पहले जो क्रिस्टलाइन का है कि रेगुलर इन शेप, और एमोर्फस का जो है इरेगुलर शेप। अब रेगुलर शेप का मतलब क्या है? एक प्रॉपर शेप होगा सॉलिड का इंटरनल। अगर आप देखो, तुम बोलोगे ये जो सॉलिड है इसका भी एक प्रॉपर शेप है, सिलिंड्रिकल शेप है, ये शेप नहीं। ठीक है, लैटिस का एक शेप होगा, लैटिस का। अब लैटिस, यूनिट सेल, इसको समझने के लिए ना आप ऐसे पकड़ लो कि बिल्डिंग जो होता है, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग, ठीक है, वो लैटिस है, और बिल्डिंग के अंदर जो घर है, जो कमरे हैं, रूम सब यूनिट सेल्स है। तो उसका एक रेगुलर शेप होगा। ठीक है, लैटिस का रेगुलर शेप होगा, यूनिट सेल का रेगुलर शेप होगा, वो क्रिस्टलाइन में आएगा। पर एमोर्फस में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इरेगुलर इन शेप। ठीक है, अब ऐसा एक बिल्डिंग है कि रेगुलर स्क्वायर जो रेगुलर शेप में है, और एक ऐसा एक बिल्डिंग है तेरा वेरा है। ठीक है, वैसा। अब समझने के लिए पकड़ लो। ठीक है, आगे हम जाके देख लेंगे क्या है इसका मतलब। हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मतलब एकदम एक्यूरेट। जैसे पकड़ लो एक सॉलिड है, उसका एकदम, जब भी वो सॉलिड को हम हीट करेंगे वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, पूरा मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एकदम फिक्स्ड एक ही मेल्टिंग पॉइंट होगा। पकड़ लो कोई भी सॉलिड है, एक एग्जांपल, वो सॉलिड जब 150 डिग्री 150 डिग्री तक हम हीट करेंगे वो मेल्ट हो जाएगा, एकदम 150 हीट करेगा वो मेल्ट हो जाएगा। पर अगर हम एमोर्फस सॉलिड के लिए ले लें, हैव रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या है? पकड़ लो और एक सॉलिड ले लिए जो एमोर्फस सॉलिड है। अब इसका रेंज होगा कि
100 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मेल्ट होगा, कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ये मेल्ट होना शुरू करेगा, 150 डिग्री तक जाते जाते पूरा मेल्ट हो जाएगा। वो एक ही जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हो एक पार्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट हो रहा है, ये एक रेंज पे मेल्ट हो रहा है, ठीक है। हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हीट ऑफ फ्यूजन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? अब ये जो लैटिस फॉर्म होता है ना, ये लैटिस को ब्रेक करने के लिए, मेल्टिंग मतलब क्या है, हीट दे के हम एनर्जी दे रहे हैं और लैटिस ब्रेक हो रहा है, ठीक है। हमको पता है कि कोई भी बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग में क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि कोई भी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमको बाहर से थोड़ा एनर्जी देना पड़ता है, तो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। वैसे ही लैटिस भी क्या है, मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग हो रहा है वो एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, वही तो लैटिस है ना, बाद में पढ़ेंगे बहुत सारे, तो वही है। हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लैटिस को ब्रेक करने के लिए एक डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होना चाहिए, तभी तो डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन है, तभी तो एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट भी है, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट भी है। और इधर डू नॉट हैव अ डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। अब कोई भी डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है, क्योंकि इसका एक रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट है, तो कोई डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन तो नहीं होगा। हीट देते जाएंगे वो मेल्ट होते जाएगा एक रेंज तक पूरा। अब देख लेते हैं कि अगला, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, और इधर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एमोर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब ये एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल की एक कॉन्सेप्ट है। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब जो है ये होता है कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी का अंदर क्या क्या आता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, इधर लिखा है थोड़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, थर्मल एक्सपेंशन, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की लंबा लैटिस है, बहुत बड़ा, हम इधर भी जाए किधर भी जाए, ठीक है, जितना आगे जाएंगे चेंज होते रहेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी कैन बी चेंज्ड, ठीक है, ऑप्शन है उसके पास, चेंज हो सकता है। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डिरेक्शन, ठीक है। और आइसोट्रॉपिक में क्या होगा? सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, किधर भी चले जाओ, आगे जाओ पीछे जाओ ऊपर जाओ नीचे जाओ, कहीं पे भी जाओ, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा एनाइसोट्रॉपिक में, सॉरी आइसोट्रॉपिक में, जो कि एमोर्फस है। एमोर्फस में ये फिजिकल प्रॉपर्टी कोई भी डायरेक्शन में चले जाओ चेंज नहीं होगा। और दो है, क्या है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब जो लैटिस होगा वो लॉन्ग रेंज तक फॉर्म होगा। शॉर्ट रेंज ऑर्डर, बहुत बड़ा कोई लैटिस फॉर्म नहीं होगा, छोटा छोटा होगा, अलग अलग, ठीक है। ये हम बाद में देखेंगे डिटेल में। और लास्ट जो पॉइंट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं, और एमोर्फस सॉलिड को हम स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल लिक्विड ये भी बोलते हैं। कैसे? अब ट्रू सॉलिड का मतलब तो पता चल गया है, एक फिक्स्ड लैटिस होगा, बहुत बड़ा लंबा लैटिस होगा, और एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होगा, सब कुछ, ठीक है। ट्रू सॉलिड वही है। पर ये स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल सॉलिड क्या है? स्यूडो का मतलब है सॉलिड की तरह दिखता है पर असल में सॉलिड नहीं है। सॉलिड है, सॉलिड की तरह पूरा दिखता भी है, पर वो सॉलिड नहीं है, ठीक है। अब सुपर कूल लिक्विड भी उसको बुलाया जाता है। अब इसका एक एग्जांपल तुम देख सकते हो, कभी भी अगर बहुत पुराने कोई किले फिले में चले जाओ, कोई फोर्ट हो, राजस्थान में चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ, वहाँ पे तुमको ग्लास विंडोज़ मिलेगा, ठीक है। ग्लास विंडोज़ को थोड़ा गौर से देखना। जो बहुत पुराने दिनों में के जो घर है ना, बहुत सालों से है, 100-150 सालों से है, वहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करना कि ग्लास के ऊपर, ठीक है, ये पूरा ग्लास का स्लैब है, ग्लास का स्लैब का जो ऊपर का पोर्शन है ना, वो थोड़ा थिन हो गया है, और नीचे वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा थिक हो गया है। मतलब सॉलिड ऐसे तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि मैंने तो पहले ही बता दिया कि सॉलिड का जो है, सॉलिड का मॉलिक्यूल का फिक्स पोजीशन होता है, वो तो ट्रैवल नहीं कर सकता। वाटर जैसे ऊपर से नीचे फ्लो करता है ग्रेविटी के लिए, ये सुपर कूल लिक्विड और
स्यूडो सॉलिड जो एमोर्फस है, जो ग्लास एग्जाम्पल है ग्लास, ठीक है। इसके बाद हम बहुत सारे एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। वो क्या होता है, बहुत दिनों से ऐसे ग्लास स्लैब है तो ऊपर से नीचे आते रहता है, डाउन ग्रेविटी के लिए नीचे आता है उनका उसका मॉलिक्यूल, तो नीचे ज़्यादा थिक हो जाता है, ऊपर थिन हो जाता है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है सुपर कूल लिक्विड का, ये हम जनरल लाइफ में भी देख सकते हैं। तो ये पूरा कॉपी कर लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, ठीक है। जेई में तो नहीं आएगा पर बोर्ड्स में आता है, ठीक है। जेई में कैसे आ सकता है, ऐसे पकड़ लो, नीट में दे दिया कि amorphous solid is what is the nature of the amorphous solid, आइसोट्रोपिक एनिसोट्रोपिक, और 2 ऑप्शन दे दिए, तुम लिख देना कि आइसोट्रोपिक इन नेचर है, वैसे आ सकता है, ठीक है। नहीं देगा, चांसेस बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है, इतना इजी नहीं देगा, पर बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट कर, पॉज कर। ओके, तो हम थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड्स का, ठीक है। थोड़ा एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं क्रिस्टलाइन का जो अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। वो हम अगले वीडियो में थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। अब जो सबसे ज़्यादा थोड़ा शॉर्ट करके हम इधर थोड़ा बहुत एग्जाम्पल लिखे हैं कि मॉलिकुलर सॉलिड्स जो होते हैं उसका एग्जाम्पल होता है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का जो क्रिस्टल्स होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है। आयनिक सॉलिड्स का एग्जांपल होता है KNO3, ठीक है जी, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। कोवैलेंट सॉलिड्स का जो एग्जांपल होता है सिलिकॉन Si, ठीक है। मेटेलिक सॉलिड्स का एग्जांपल सबसे इजी, कोई भी मेटल ले लो, हमने कॉपर लिखा है Cu, ठीक है। अब एक एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा, SI अगर क्वार्ट्ज फॉर्म में रहे, क्वार्ट्ज, ठीक है, QUARTZ, क्वार्ट्ज फॉर्मेट में रहे तो वो क्रिस्टलाइन होगा, तो वो क्रिस्टलाइन होगा। अब हम एमोर्फस वाले देख लेते हैं। एमोर्फस का जो है क्वार्ट्ज ग्लास, अगर सिलिका लिखा है, क्वार्ट्ज ग्लास और सिलिका, क्वार्ट्ज ग्लास और सिलिका जगह लिखा है तो वो एमोर्फस है। और भी एग्जांपल कुछ पकड़ लो, रबर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, एसेट्रा, ये सब एमोर्फस सॉलिड्स है। अब एक लाइन NCERT में लिखा हुआ है, ये बहुत ही सुंदर सा लाइन है, बहुत मेरा फेवरेट भी लाइन है, ठीक है, एक मन छू जाने वाला, एकदम मन छू जाएगा आपका। क्या लिखा है, ऑन हीटिंग एमोर्फस बिकम क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर, ठीक है। अगर हम कोई भी एमोर्फस सॉलिड को लेके थोड़ा हीट कर दें, ठीक है, अगर हीट करते जाए, कोई भी एक टाइम तो आएगा जहाँ पे वो क्रिस्टलाइन में बदल जाएगा, वो क्रिस्टलाइन में बदल जाएगा। कितना सुंदर है ना केमिस्ट्री, यही है। तो ऑन हीटिंग एमोर्फस बिकम क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर, ये लाइन थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। जैसे गर्लफ्रेंड का नाम थोड़ा याद कर ले तो ये भी थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। नोट कर लो पॉज करके। तो ओके बच्चों, आज का लेक्चर यही तक था, ठीक है। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, और अगले लेक्चर आ जाएगा कुछ दिनों में। अगले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, हासिल करते रहिए, और एक साथ फोड़ेंगे IIT JEE। तब तक जय हिंद।